नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात हाजीपुर की खबर की। हाजीपुर में खुलेआम अंधविश्वास का खेल हुआ, जहां भूत भगाने के नाम पर जमकर नौटंकी हुई और इसका शिकार बने भोले भाले लोग। कोई सिर धुने जा रहा है, किसी पर भूत सवार हो गया है तो इस जनाब पर दौरा सा आ पड़ा है। हाजीपुर में नारायणी नदी के तट पर ओझा और गुनियों का जमावड़ा लगा है और इस तरह से अंधविश्वास का खेल खुलेआम चल रहा है। प्रशासन की तमाम हिदायतों के बावजूद न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न किसी के चेहरे पर एक अदद मास्क ही नजर आ रही है और दावा कर रहे हैं भूत भगाने का। कैसे लग जाता है? ये सब हवा रूपी है, हवा के द्वारा वो सब आता है, उससे ठीक होता है। साइंस तो इस चीज को नहीं मानता है। साइंस तो नहीं मानता है, वैज्ञानिक नहीं मानता है इस चीज को, लेकिन यहाँ हम लोग पूरी दुनिया भले ही आधुनिक युग में जाने की बात करती हो, तथाकथित भूत भगाने की ये खौफनाक तस्वीर उन दावों पर सवाल उठा रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। उधर सुपौल के प्राथमिक स्कूल के शिक्षिका और प्रिंसिपल के बीच सरेआम महाभारत हुई। सोशल मीडिया के जरिए ये वाकया हर मोबाइल तक पहुंच गया है। स्थान है सुपौल का दुधैला प्राथमिक स्कूल, जहां महिला शिक्षिका अमूल्या कुमारी और प्रभारी प्रिंसिपल तेज नारायण प्रसाद के बीच तीखी नोकझोंक छिड़ी हुई है और शिक्षा का यह मंदिर रणक्षेत्र बनकर रह गया है। स्कूल के प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर दोनों के बीच 2 साल से खींचतान चल रही है। आज ये विवाद अचानक से बढ़ गया और हाथापाई तक की नौबत आ गई। अभी छीन रहा था हाथ मचार कर, हाथापाई कर लिया हमसे। हम नहीं दे रहे थे, वो छीन लिया, वही हाथ से रजिस्टर फोड़ा, हमसे छीना, फूट गए। प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका और प्रभारी प्रिंसिपल के बीच सरेआम खींचतान का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो प्रभारी प्राचार्य तेज नारायण प्रसाद शिक्षिका के आरोपों को गलत बता रहे हैं। पता नहीं कहां से वो फोटो खींचा, कौन खींचा, लेकिन रमेश भैया उस पर रिकॉर्ड कर दिए हैं। रमेश भैया कौन है? अमल्या जी की मतलब घर वाले। शिक्षा के मंदिर में भविष्य के नागरिक तैयार होते हैं, लेकिन दुधौल के प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका और प्रभारी प्रिंसिपल के बीच सरेआम जो कुछ हुआ उससे शिक्षा के मंदिर की तस्वीर तार तार होकर रह गई है। अमित, न्यूज़ 18 सुपौल। और अब बात सहरसा की, जहां का सतभैया गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। 2 गुटों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि लाठी और डंडे तक चलने लगे। सहरसा के केहरा सतभैया गांव का ये मोहल्ला रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। महिला और पुरुषों के बीच जमकर नोक झोंक हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं तो बीच बचाव की भी कोशिश हो रही है। बनगांव की एक युवती 28 नवंबर को दरअसल गायब हो गई थी। उसे ढूंढते हुए उसके परिजन जब इस गांव में पहुंचे तो मामला गर्मा गया और इसका नतीजा सामने है। मारपीट में कई लोगों को चोट लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक 3 दिन हो गए, कोई बरामद कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। पुलिस का क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कुछ भी नहीं कार्रवाई करते तो हो जाता बरामद। तो पता था वहीं पे है, लेकिन वो सब अपना पूरा भी डंडा लाठी लेकर के निकल गया सब। पीड़ित परिजन बनगांव पुलिस से बार बार कार्रवाई की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसी चुप्पी ने आज 2 गांव को न सिर्फ एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, बल्कि गांव की ही गली रणभूमि में तब्दील होकर रह गई। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा।
उधर कटिहार में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की वजह से पल्स पोलियो अभियान को गहरा धक्का लगा है। वैक्सीन वैन से जब पोलियो की बोतलें निकाली गईं तो उनमें से 17,000 बोतलें टूटी हुई मिली। पोलियो से मुक्ति दिलाने वाली वैक्सीन की ये टूटी बोतलें कटिहार के स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की कहानी कहती नजर आ रही है। पूर्णिया के क्षेत्रीय भंडार गृह से पोलियो वैक्सीन की 43,000 से ज्यादा बोतलों को लेकर ये वैक्सीन वैन कटिहार के लिए निकला था, लेकिन जब ये गाड़ी कटिहार पहुंची तो उसमें वैक्सीन की 17,000 से ज्यादा बोतलें टूटी हुई मिली। 17,537 वाइल्स अभी हम लोगों ने चिन्हित किया है जो कि डैमेज है और उनको सप्लाई से हटा लिया गया है। पड़ोसी मुल्कों में पोलियो के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार के साथ साथ देश भर में जोर शोर से पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था, लेकिन इस लापरवाही से पोलियो के खिलाफ जंग को गहरा धक्का लगा है। पोलियो से लंबी लड़ाई के बाद हमारा देश इस बीमारी से मुक्त हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की इस लापरवाही ने पोलियो के खात्मे के अभियान को काफी नुकसान पहुँचाया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। छपरा की नेहा न्याय के लिए प्रेमी के साथ सिस्टम से जंग लड़ रही है। प्रेमी विवाह के बाद प्रेमी ने परिजनों के दबाव में ठुकरा दिया और अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। शादी की तस्वीरें और सर्टिफिकेट थामे छपरा की नेहा न्याय के लिए जंग लड़ रही हैं। दिल्ली में पिछले साल प्रेम विवाह करने के बाद नेहा और ऋषिकेश साथ साथ रह रहे थे। इसी बीच ऋषिकेश के परिजनों ने नेहा के खिलाफ बेटे के अपहरण का केस दर्ज करवा दिया। पैसे के बल पर हाजीपुर पुलिस ने नेहा को जेल भी भेज दिया। अब वो बेल पर जेल से तो छूट गई हैं, लेकिन न ऋषिकेश उसे अपनाने को तैयार है और न उसके परिजन। उल्टा वो लोग हमारे ऊपर षड्यंत्र करके मतलब हमारे ऊपर गलत आरोप लगाते हुए हमारे ऊपर केस करके हमें उल्टा फंसा करके हमको अरेस्ट करवा दिया और हमको जेल भेज दिया गया। प्रेमी और उसके परिजनों के साथ साथ सिस्टम की सताई नेहा न्याय की आस लगाए बैठी है, लेकिन सिस्टम के कुचक्र से उसकी उम्मीदें टूटती जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। चतरा के दिव्यांग प्रकाश गंजू ने अपने हौसले की बदौलत अपनी मंजिल हासिल कर ली। आज वो हर किसी के लिए मिसाल बन चुके हैं। कहते हैं पांव ना हो फिर भी मंजिल मिलती है। अपने हौसले से ये साबित कर दिखाया है चतरा के दिव्यांग कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकाश गंजू ने। उनके जन्म से ही दोनों पैर नहीं है, तो क्या हुआ, उड़ने का हौसला तो है। इसी सोच ने उनके अभिशाप को उनकी ताकत बना डाला, जिसकी बदौलत वो जिंदगी का हर इम्तिहान पास करते चले गए। कठिन रास्ते पर चलकर पढ़ाई पूरी की, कंप्यूटर का कोर्स कर लिया और आज प्रज्ञा केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रहे हैं। मेरा परिवार भी जीवन बसर चल रहा है और मेरा भी चल रहा है, और इस तरह मेहनत करने के बाद सारे को मैं बोलता हूँ कि अगर मेहनत करे तो अगला कभी भी परेशानी दूर हो सकता है। कहते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। प्रकाश गंजू के सपने भी कुछ ऐसे ही थे, जिसकी बदौलत मुश्किल डगर पर चलकर वो अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही माने। सूर्यकांत, न्यूज़ 18 चतरा। झारखंड के रास्ते बिहार में शराब तस्करी का धंधा नहीं थम रहा है। इसके लिए बांका के चेक पोस्ट में खुलेआम बरती जा रही लापरवाही भी कम जिम्मेदार नहीं है। बिहार झारखंड की सीमा पर बांका के पंजवारा गांव में इस चेक पोस्ट पर बिहार पुलिस का जवान तैनात जरूर है, लेकिन चेक पोस्ट के उठे हुए बैरियर के नीचे से ये गाड़ियां बिना किसी जांच पड़ताल के धड़ल्ले से झारखंड से बिहार में प्रवेश कर रही हैं। हाल ही में झारखंड से बिहार में शराब तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। इसके बावजूद झारखंड सीमा पर इस महत्वपूर्ण चेक पोस्ट पर इस तरह की लापरवाही सरेआम बरती जा रही है। यहाँ पे जांच के नाम पे जीरो है, जांच कुछ भी नहीं होता है। जब तक हम लोगों की टीम आई थी कोई यहाँ पे जांच नहीं हो पा रहा था। जब टीम हम लोगों ने जब कैमरा करना स्टार्ट किया, इन लोगों ने जांच स्टार्ट कर दी है। झारखंड से बांका के रास्ते बिहार के कई जिलों में शराब तस्करी के एक के बाद एक मामले सामने आते रहते हैं, तो इसके पीछे चेक पोस्ट पर बरती जाने वाली ये गंभीर लापरवाही जिम्मेदार होती है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। सर्द रात में कई बेसहारों ने कोडरमा रेलवे स्टेशन को अपना ठिकाना बना लिया है, जहां आकर उनकी जिंदगी की गाड़ी थम सी गई है।
कोई सीढ़ी के नीचे सर्द रात गुजार रहा है तो कोई दीवार के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इन बेसहारों का सफर हर किसी को मंजिल का रास्ता दिखाने वाले कोडरमा रेलवे स्टेशन पर आकर थम जाता है। इनमें कोई रिक्शा चलाता है तो कोई भीख मांगकर गुजारा करता है। सिर छिपाने के लिए एक अदद छत तक नहीं है तो कोडरमा रेलवे स्टेशन की ये चौहद्दी ही सालों से इनका स्थायी ठिकाना बना हुआ है। तो घर वाला निकाल दिया है क्या? हाँ, आधार सब कुछ लेके मार के बिक दिल को। इसी तो ये नहीं मांगा खाइए आज 5 साल से नहीं घर ने कोची कर दिया। कोडरमा रेलवे स्टेशन से हर दिन दर्जनों रेलगाड़ियां गुजरती है, लेकिन चाहे चिलचिलाती गर्मी हो, बरसात हो या फिर जाड़े की सर्द रात, कोडरमा रेलवे स्टेशन पर आकर इन असहायों की जिंदगी की गाड़ी थम सी गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 कोडरमा। बेगूसराय में आम लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए एसडीएम को आगे आना पड़ा। बेगूसराय वासी जब सुधरने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें सुधारने के लिए एसडीएम संजीव चौधरी को खुद ही आगे आना पड़ा। ये बेगूसराय की व्यस्ततम सड़क का नजारा है। कोई गाड़ी से जा रहा है तो कोई पैदल ही बढ़ा चला जा रहा है। हर किसी को जाने की जल्दी है, लेकिन लाख हिदायत के बावजूद कोई मास्क पहनने को तैयार नहीं है तो बिना मास्क के दुकानदार अपनी दुकान खोले बैठे हैं। इन्हें सबक सिखाने के लिए एसडीएम संजीव चौधरी को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। वैसे दुकानदार जो खुद न तो मास्क पहने हुए हैं या फिर उनके पास जो ग्राहक पहुंचे हैं वो भी नहीं पहने हुए हैं, तो दोनों में से किसी प्रकार का कोई उल्लंघन है तो उनके दुकान को 3 दिन के लिए चेक किया गया है। इस तरह की लापरवाही की ही वजह से बिहार में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। ऐसे में बेपरवाहों को सबक सिखाने के लिए बेगूसराय के एसडीएम को खुद ही सड़क पर उतरना पड़ा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। जमुई के लाल उत्पल सिंह लोकसभा महासचिव की कुर्सी तक पहुंचे हैं तो उनके गांव में जमकर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी उत्पल सिंह मलयपुर की इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए थे। उत्तराखंड कैडर के अधिकारी के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। लंबे समय तक मुख्य सचिव भी रहे। रिटायर होने के बाद उन्हें लोकसभा के महासचिव जैसा प्रतिष्ठित पद दिया गया तो जाहिर है मलयपुर के घर घर में खुशियां मनी और मिठाइयां भी बांटी गई। अपने पढ़ाई के समय में, अपने आईएएस की तैयारी के समय में वो 22 घंटा तक पढ़ाई करता था। हर समय हाथ में किताब रखता था। वो बहुत ईमानदार लड़का था, बहुत मेहनती था। सब लोगों से उसका मिलना जुलना बहुत बढ़िया ढंग। जमुई के छोटे से गांव मलयपुर से निकलकर उत्तराखंड और फिर दिल्ली के लुटियंस जोन में बड़ी जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं है, लेकिन जमुई के लाल उत्पल सिंह ने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। रांची के किसानों को मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है, क्योंकि 20 से ज्यादा पैक्सों में धान की खरीद का सिलसिला तेज हो गया है। रांची के नामकुम में लैंपस का ये गोदाम किसानों की मेहनत से तैयार धान के बोरों से भरता जा रहा है। रांची जिले में ऐसे 23 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मेहनत कश किसान निर्धारित एमएसपी यानी 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेच सकते हैं। किसान का जो न्यूनतम समर्थन तय हुआ है वो 2050 रुपए बोनस सहित रेट तय हुआ है और इसका भुगतान का प्रक्रिया भी इस बार नया चीज आया है कि 24 घंटे के अंदर 50% धान का भुगतान कर दिया जाएगा। धान बेचने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है। इस बार 4.5 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। बाजार के अभाव में किसानों को अक्सर औने पौने भाव में अपनी फसल बेचनी पड़ती थी, लेकिन रांची के ऐसे तमाम लैंपस और पैक्स किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। बिहार में चुनाव के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लग गई है। पिछले 10 दिन से दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ग्राहकों की जेब कटने लगी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में अचानक उछाल होने से
ग्राहकों की जेब पर बोझ पड़ गया है। दरअसल बिहार में चुनाव के दौरान पिछले 2 महीने तक पेट्रोलियम का दाम स्थिर था, लेकिन जैसे ही चुनाव का दौर खत्म हुआ 10 दिन के अंदर ही पेट्रोल में प्रति लीटर 1 रुपए और डीजल में प्रति लीटर 1 रुपए 56 पैसे की वृद्धि कर दी गई। इलेक्शन के बाद जो है इसमें वृद्धि देखी गई है। इलेक्शन से पहले तक तो वही था, प्राइस कांस्टेंट था, लेकिन उसके बाद पेट्रोल डीजल दोनों में थोड़ी वृद्धि। पेट्रोलियम पदार्थ अर्थव्यवस्था का आधार होती है। ऐसे में जाहिर है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। नैनीताल के ब्रिटिशकालीन इमारतें आज भी सुनहरे अतीत की यादें ताजा कर रही हैं, लेकिन बेहतर रखरखाव के अभाव में इनके अस्तित्व पर सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। नैनीताल में ब्रिटिश राज के चिन्ह इन भवनों में आज भी देखे जा सकते हैं। 1884 में कुमाऊं कमिश्नर की याद में बना रैमजे अस्पताल उस दौर की कहानी आज भी कह रहा है। गॉथिक शैली में बने नैनीताल का राजभवन, चर्च, स्कूल और होटल भी सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। 150 साल से भी ज्यादा पुराने इन भवनों को साल 1841 के बाद अंग्रेजों ने बसाया था। अस्पताल, शेरवुड हाउस और सबसे पुरानी कोठी पिलग्रिम लॉज भी इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। ब्रिटिश कंट्री बंगलो स्टाइल यानी इंग्लैंड शहर की बाहरी शैली में तैयार इन भवनों की बनावट ऐसी कि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी इसको जानने और समझने के लिए पहुंचते हैं। नैनीताल शहर में 140 हेरिटेज भवन हैं, जिनके रखरखाव की भी चिंता बढ़ने लगी है। शहर के मेट्रोपोल होटल का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, तो रैमजे अस्पताल का हाल भी इससे जुदा नहीं। हालांकि डीएम कार्यालय और कमिश्नरी भवन के साथ निजी होटलों का रखरखाव कुछ हद तक जरूर हुआ है, लेकिन हेरिटेज एक्ट ना होने के चलते इनको बचाने की चुनौती अब भी खड़ी है। राजस्थान के भरतपुर में महिला कुश्ती के दौरान ताकत और दांव पेच का कॉम्बिनेशन दिखा, जहां कई महिला पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। ताकत और दांव पेच दोनों का सही कॉम्बिनेशन देखना हो तो फिर कुश्ती से बेहतर कोई दूसरा खेल नहीं। भरतपुर के महारानी किशोरी व्यायामशाला की ओर से आयोजित दंगल में भी जब महिला पहलवानों ने अपनी ताकत और दांव पेच का प्रदर्शन किया तो देखने वाले देखते रह गए। इस दंगल में भरतपुर के अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों के साथ साथ यूपी और हरियाणा की भी महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि इस बार इस दंगल में जिला केसरी के फाइनल मुकाबले में दीक्षा ने बबली शर्मा को चितकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। इसी तरह कुम्हेर केसरी के खिताब को सोनम साबोरा ने शीतल को पराजित कर विजेता का खिताब जीता। कुछ और दिलचस्प खबरें लेकर फौरन हाजिर होते हैं कहीं मचाए से कम नहीं है। अपनी काबिलियत के बल पर उन्होंने सबकी बोलती बंद करके रख दी है। 34 साल की कविता भोंडवे को देखकर भले ही आप इनकी काबिलियत का अंदाजा ना लगा पाएं, लेकिन यकीन मानिए जब लोगों को इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते देखेंगे तो आप हैरत से दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और लोग इनकी तारीफों के पुल बांधे भी तो क्यों नहीं, क्योंकि पोलियो से ग्रस्त 34 साल की इस लड़की ने 2 गांव के लिए वो सब किया है जिसकी अपेक्षा पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक देश के हर गांव के लोग अपने सरपंच से करते हैं। लेकिन अफसोस, हर गांव की किस्मत में कविता जैसी सरपंच नहीं होती। क्या मुखिया क्या होता है, इससे पहले मुखिया क्या होता है, क्या मुखिया होता है या नहीं, ये गांव को मालूम नहीं था। सरपंच जब से हुआ है तब से इस गांव में ऐसा कोई काम बचा नहीं है क्या जो काम अभी आगे अपन को बहुत जरूरत है, ये करना चाहिए। वो बताने से पहले का जो ये होता है हमारे गांव का मीटिंग होता है तो तब वो गांव में बताया कि ये काम अपन को जरूरी है कि वो तुरंत जिद पकड़ के वो काम पूरा ही कर देते हैं। ऐसा मुखिया इस गाँव को मिला है। दरअसल दहगांव और डिंडोरी तालुका का बैगल गांव समूह ग्राम पंचायत है, लिहाजा यहाँ ग्राम प्रशासन पर नियंत्रण रखना आमतौर पर कठिन माना जाता रहा है, लेकिन कविता ने इसे संभव बना दिया। यहाँ तक कि गांव का माहौल खराब न हो, इसके लिए कविता ने गांव में चल रहे अवैध व्यापारों के खिलाफ भी आवाज बुलंद किया।
और गांव की महिलाओं को जागरूक कर तमाम काले धंधेबाजों को गांव से बाहर का रास्ता दिखाया। कविता के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। दिव्यांग होने के चलते गांव के लोग शुरुआत में उसका मजाक बनाते थे, लेकिन अपने पिता जो इस गांव के पूर्व सरपंच थे, उनसे मिली हिम्मत की बदौलत कविता ने सूझबूझ से वो सब कर दिखाया जो गांव वालों की जरूरत थी। ये कविता की ईमानदारी है कि लोग आज उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अवैध धंधे महिलाओं के साथ मिलकर और कुछ गांव के जो सपोर्टर थे मेरे, उनके साथ मिलकर वो धंधे बंद करवाए। 2011 से लगातार सरपंच का चुनाव जीतती आ रही कविता पहले कार्यकाल के पूरा होने के बाद दोबारा मुखिया नहीं बनना चाहती थी, लेकिन काम के प्रति ईमानदारी और गांव का कायाकल्प होते देख ग्रामीण जिद कर बैठे, जिसके बाद ग्रामीणों के आग्रह पर कविता ने फिर से पद स्वीकार कर लिया। बहरहाल एक तरफ जहां शहर के युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आते हैं, वैसे वक्त में कविता जैसे ग्रामीण युवा गांव के लिए जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं, जो वाकई ग्रामीण भारत के सुंदर सुखद भविष्य की उम्मीद जगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।